नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। इनका निरंतर बढ़ता हुआ प्रयोग चिंताजनक है। इस प्रकार के रसायनों का वर्तमान समय में और तेज़ी से प्रयोग बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अधिक से अधिक उत्पादन लेना, एक वर्ष में लगातार फसलों का उत्पादन लेना, इस प्रकार से अधिक लाभ के लिए जब कृषि की जाती है तो इनका प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत में 1955-56 में कीटनाशकों की खपत 2350 टन थी, जो 1995 में लगभग 95,000 टन हो गई। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वृद्धि है ये। 1955-56 से 1995 के अंदर 40 वर्षों के अंदर कितनी बड़ी वृद्धि हुई है कीटनाशकों के प्रयोग की, और इसका सीधा सीधा दबाव पर्यावरण पर पड़ता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को ये जन्म देता है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो और मृदा प्रदूषण हो। जैव अपघटन से प्रभावित तथा दीर्घ अवधि वाले कीटनाशकों की मात्रा मृदा में निरंतर बढ़ने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। जैव अपघटन से अप्रभावित, जैव अपघटन से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के अपघटक जीवों द्वारा यदि कीटनाशकों का वियोजन नहीं हो पाता, अर्थात वो कीटनाशक यदि कार्बनिक नहीं होते तो ये अपघटक जीव उनका वियोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में ये कीटनाशक मृदा में लगातार बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, और जितने लंबे समय तक बने रहते हैं ये उतने ही लंबे समय तक मृदा को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। इनमें मृदा की उर्वरता को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों के नष्ट हो जाने से मृदा में जैविक अंशों की निरंतर कमी हो जाती है। अब क्या होता है कि लगातार जब इस प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है तो ये कीटनाशक फसलों में लगने वाले कीटों को तो नष्ट करते ही हैं, साथ ही साथ मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, मृदा में विभिन्न प्रकार के जीवीय अंशों की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ा था कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तर में जीवों की मृत्यु हो जाने पर अपघटक जीव, जो कि वास्तव में बहुत ही छोटे जीवाणु होते हैं या कवक जैसे जीव होते हैं, वो इन कार्बनिक पदार्थों का विघटन और वियोजन कर देते हैं, जिनसे निकलने वाले पोषक तत्व मृदा में मिल जाते हैं। ये अपघटक वही जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में होते हैं, और कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में मृदा में मिलने वाले पोषक तत्वों में कमी आने लगती है, क्योंकि ये अपघटक जीव वहाँ मौजूद नहीं होते कार्बनिक पदार्थों का विखंडन करने के लिए। इस कारण मृदा के अंदर जैविक अंशों की अर्थात कार्बनिक पदार्थों की लगातार कमी बनती चली जाती है। ये कीटनाशक भोजन श्रृंखला से होते हुए विभिन्न जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ दूसरी स्थिति ये होती है, इनका छिड़काव फसलों के साथ तो होता ही है, दूसरी स्थिति में क्या होता है, मृदा में भी मौजूद होते हैं, तो धीरे धीरे ये उत्पादों में और फसलोत्पाद में पहुंच जाते हैं। फिर ये भोजन के रूप में विभिन्न जीवों के शरीर में पहुंचकर उनके लिए हानिकारक व घातक बन जाते हैं। भूमि प्रदूषण के मानवीय स्रोतों के अंतर्गत जो अगला स्रोत है प्रदूषण का, वो है कृषि अपशिष्ट। कृषि उत्पादन में अनेक अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधों के डंठल, भूसा, पत्तियां, घास फूस, छिलके आदि। जब इन सब अतिरिक्त उत्पादों का और अपशिष्ट उत्पादों का निकटवर्ती भूमि के ऊपर निस्तारण कर दिया जाता है, अर्थात उनको वहाँ पर फेंक दिया जाता है, तो धीरे धीरे ये वहाँ पर बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते चले जाते हैं लगातार इनका निस्तारण करने से। इस वजह से क्षेत्र विशेष की भूमि की गुणवत्ता कम होने लगती है और वहाँ पर प्रदूषण उत्पन्न होता है। भारत में प्रतिवर्ष 27.33 करोड़ टन कृषि अपशिष्टों का उत्पादन होता है। आप ये देखिए, भारत के अंदर प्रतिवर्ष लगभग 27.33 करोड़ टन कृषि अपशिष्टों का उत्पादन होता है, अर्थात इतनी बड़ी मात्रा में कृषि से
ऐसे पदार्थ, ऐसा कचरा निकाला जाता है जो किसी काम का नहीं होता और उनका निस्तारण समीपवर्ती भूमि पर कर दिया जाता है, जो कि प्रदूषण का कारण बनती है। इनका उपयोग अनेक कार्यों जैसे पशुओं के लिए चोकर बनाने, झोपड़े बनाने, खपरेल बनाने, घरेलू ईंधन, कागज निर्माण आदि में किया जाता है। कुछ कृषि अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनका उपयोग कर लिया जाता है, पर शेष रहे कृषि अपशिष्ट समीपवर्ती भूमि के ऊपर कचरे के ढेरों में बदल जाते हैं और धीरे धीरे वो संपूर्ण भूमि को अपने अंदर दबाकर उसको खत्म कर देते हैं। इन उपयोगों के बाद भी बड़ी मात्रा में कृषि अपशिष्ट खेतों व खलिहानों में पड़े रह जाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट पदार्थ अप्रयुक्त रह जाते हैं, अर्थात कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों में से कुछ मात्रा का प्रयोग तो हम उपयोगी वस्तुओं में ले लेते हैं, पर कुछ बहुत मात्रा ऐसी होती है जिसका कहीं भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता और ये मात्रा कृषि कचरे के रूप में, कृषि के अपशिष्ट कचरे के रूप में बची रह जाती है, जो कि समीपवर्ती भूमि को प्रदूषित करने का कार्य करती है। इनकी मात्रा बहुत कम होने, ढुलाई की लागत अधिक होने, भंडारण की व्यवस्था न होने तथा कम मूल्य के कारण इनका उपयोग नहीं हो पाता। अब क्या होता है, जो कृषि अपशिष्ट बचते हैं उनका उपयोग क्यों नहीं हो पाता, क्यों उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, क्यों उन्हें कचरे के लिए छोड़ दिया जाता है? उसका प्रमुख कारण यह है कि भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जोतें बहुत छोटे आकार की होती हैं। कृषि भूमि के अंदर एक भूमि के बहुत सारे मालिक होते हैं और छोटे छोटे खेत बनाकर वो काम करते हैं, तो कई बार ये कचरा इतना ज़्यादा नहीं निकल पाता कि मालिक उसे बेचकर लाभ कमा पाए। ऐसी नौबत आ जाती है कि उस कचरे को तो बेचना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसकी ढुलाई करवाना, वहाँ से उसे हटवाने की लागत ज़्यादा हो जाती है उसके मूल्य से। भंडारण की व्यवस्था नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता कि भाई इस चीज़ को, अपशिष्ट को रख लिया जाए और आने वाले समय में इसमें काम में लिया जाए, क्योंकि उनके पास भंडार करने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है और इसका मूल्य काफ़ी कम होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको बेचने की तुलना में इसको वहाँ से हटवाना ज़्यादा महंगा पड़ता है कई बार। कृषि अपशिष्टों के सड़ने व गलने से प्रदूषण होता है। अब जो कृषि अपशिष्ट होते हैं लगातार ये कचरे के रूप में पड़े रहते हैं, कई बार बरसात हो जाती है, कई बार धूप के कारण, कई बार अन्य मौसमी क्रियाओं के कारण ये धीरे धीरे सड़ने और गलने लगते हैं, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में प्रदूषण फैल जाता है। और न केवल ये प्रदूषण भूमि प्रदूषण के रूप में होता है, अपितु ये जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण के रूप में भी होता है। तो इस प्रकार से कृषिगत अपशिष्टों से संपूर्ण पर्यावरण के लिए विभिन्न रूपों में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। इनमें कीटनाशकों व उर्वरकों के जो अंश होते हैं गलने पर जल के माध्यम से मृदा में मिलकर भूमि को प्रदूषित करते हैं। खास तौर से क्या होता है कि जब कभी भी ये कृषि अपशिष्ट लगातार लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तो इसमें जो कीटनाशक व उर्वरकों के अंश होते हैं वो धीरे धीरे जल के साथ मृदा की गहराई तक भी पहुंच जाते हैं और मृदा में काफ़ी गहराई तक लंबे समय के लिए भूमि प्रदूषण को जन्म देते हैं। अगला भूमि प्रदूषण का कारण है खनन कार्य। ये सभी मानवीकृत स्रोत हैं, अर्थात मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होने वाले कारक हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, खनन कार्य के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की भूमि को खोदकर खनिज निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थों को निकाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा यदि खनन कार्य से कहीं प्रदूषण फैलता है तो वो फैलता है भूमि को, क्योंकि भूमि को जो क्षति होती है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती खनन कार्य द्वारा की गई क्षति। खनन क्रिया से भूमि प्रदूषण होता है। खनन क्षेत्रों में बड़े बने विशाल गर्त भूमि संसाधन को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। अब क्या होता है, जब कभी भी खनन कार्य किया जाता है तो भूमि को बड़ी गहराई में खोद दिया जाता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। और ये ऐसी क्रिया होती है, ऐसी गतिविधि होती है जिसके अंदर ये लगातार इतने बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, क्योंकि जब खदान होती है गहरी और गहरी और गहरी होती चली जाती है। अब जब भूमि को ये क्षति हो गई तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी, वो गड्ढा भर नहीं जाएगा वापस, वो एक उर्वर भूमि वहाँ से खत्म हो जाती है। और खनन की क्रिया के लिए हम किसी भी प्राकृतिक घटना को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये तो पूर्णतः मानवीकृत घटना है, जिसे मानव अपने लाभ के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, या यूं कहें कि अपने लालच के लिए लगातार करता ही जा रहा है। विभिन्न खनन क्षेत्रों तथा धातु प्रगालकों द्वारा छोड़े जाने वाले अपशिष्ट
भूमि को प्रदूषित करते हैं। अब क्या होता है, खनन क्षेत्रों के अंदर भी जब खनन कार्य हो जाता है तो खनिज निकल के आते हैं, तो खनिज पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, उन्हें शुद्ध किया जाता है, पहले धोया जाता है, फिर उनको काटा जाता है। तो इस क्रिया के अंदर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिनका कचरे के रूप में निस्तारण उसके आसपास के क्षेत्रों में कर दिया जाता है, और कचरे के रूप में निस्तारण होने से उस क्षेत्र की संपूर्ण भूमि नष्ट हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे राजस्थान के अंदर भी आप देख सकते हैं, राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से कृषि खनन किया जाता है। कई क्षेत्रों में जैसे आप देखेंगे मकराना के क्षेत्र के अंदर या उदयपुर के राजगढ़ के अंदर वहाँ पे संगमरमर की जो खनन किया जाता है, वहाँ पे खनन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और पत्थर के टुकड़ों से वहाँ पे मलबे के बहुत बड़े बड़े ढेर बन चुके हैं। कोटा के अंदर आप देखेंगे झालावाड़ और कोटा के बीच में जो कोटा स्टोन की माइनिंग होती है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ अपशिष्ट पदार्थों के ढेर से अपने आप अपशिष्ट के इतने बड़े ढेर बन गए कि वो अब पर्वत सदृश संरचना के रूप में दिखाई देने लग गए। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पर्वत इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है खनिज कार्यों से। इसके अंदर एक ओर तो भूमि को खोदकर वहाँ पे गड्ढे बना दिए जाते हैं, दूसरी ओर उसके अपशिष्टों के वहाँ पे पर्वत बना दिए जाते हैं, ढेर खड़े कर दिए जाते हैं। तो दोनों ही ओर भूमि को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाई जा रही है खनिज कार्य द्वारा। इमारती पत्थर, लौह अयस्क, खनिज तेल, जिंक, सीसा, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक आदि खनिजों के उत्खनन से निकला मलबा तथा महीन कण निकटवर्ती भूमि की उर्वरता को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार जो खनिज कार्य किया जाता है, खासतौर से इमारती पत्थर का, लोहा इसका, इनको भूमि को काफ़ी गहराई तक खोदा जाता है। इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भी ज़्यादा निकलते हैं, कई बार इसके अंदर महीन धूल के कण भी निकलते हैं जो समीपवर्ती उर्वर भूमि के ऊपर जाके परत के रूप में जम जाते हैं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वर्षा काल में खनन अपशिष्ट विस्तृत क्षेत्र में फैलकर भूमि को प्रदूषित करते हैं। वर्षा काल में क्या होता है कि ये खनन अपशिष्ट होते हैं, मिट्टी होती है, धूल होती है, जल के साथ प्रवाहित होकर काफ़ी दूर तक चली जाती है, और न केवल उस खनिज क्षेत्र की समीपवर्ती भूमि पर प्रदूषण फैलता है, अपितु वहाँ से काफ़ी दूर स्थित भूमि पर भी ये प्रदूषण फैल जाता है, जिसका स्रोत अन्यत्र होता है उस प्रदूषित भूमि से। उत्खनन के लिए मृदा की ऊपरी परत को हटा देने से मृदा अपरदन की दर में वृद्धि होती है। अब क्या होता है, जब कभी भी खनन कार्य किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया खोद कर किया जाता है, तो खोदने के लिए भूमि की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है, वहां से उसको साफ कर दिया जाता है, और ऐसी क्रिया करने से मृदा अपरदन की समस्या उभर कर और ज़्यादा सामने आती है। मृदा अपरदन की दर काफ़ी तीव्र हो जाती है। धातु प्रगलन तथा खनन कार्यों से मुक्त होने वाले भारी धातु जैसे जिंक, सीसा, तांबा, कैडमियम, निकल आदि जल के साथ मिलकर भूमि में रिस कर उसे बेकार बना देते हैं। अब खनन कार्यों में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जब खनिज निकाले जाते हैं तो खनिजों के साथ विभिन्न प्रकार की अपद्रव्यताएं होती हैं, अर्थात उनके अंदर ऐसी मिलावटें होती हैं जिससे खनिज शुद्ध नहीं होता, उसको अलग किया जाता है। मिट्टी की मिलावटें देखी जाती हैं, पत्थर की गंदगी देखी जाती है, उसको अलग किया जाता है प्रगलकों के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, खनिज को गलाया जाता है अत्यधिक तापमान पर, शुद्ध खनिज को अलग कर लिया जाता है और उसकी अपद्रव्यताओं को अलग कर लिया जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि अपद्रव्यताओं के साथ कुछ मात्रा में खनिज पदार्थ भी आ जाते हैं, जैसे जिंक है, सीसा है, कैडमियम है, तांबा है। इन्हें अपशिष्टों के रूप में समीपवर्ती भूमि पर छोड़ दिया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ये भारी धातुएं प्रवाहित जल के साथ वर्षा काल के अंदर धीरे धीरे भूमि के अंदर तक रिस जाती हैं, और इनके कारण भूमि की सतह पर ही प्रदूषण नहीं होता, अपितु भूमि के अंदर गहराई तक प्रदूषण हो जाता है। इस प्रकार खनन कार्य के कारण बंजर एवं अनुपयोगी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में ये देखा गया है कि खनन कार्य द्वारा बंजर और अनुपयोगी भूमि के क्षेत्र में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसके अंदर एक ओर तो भूमि को खोदा जाता है, दूसरी ओर खनन कार्य से निकले अपशिष्टों का निस्तारण भी भूमि क्षेत्रों में कर दिया जाता है। तो दो ओर से भूमि पर दोहरी मार पड़ रही है खनन के द्वारा। अगला जो प्रदूषण का स्रोत है वो रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा फैलाया जाने वाला प्रदूषण हालांकि सीमित होता है, पर यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारी, विध्वंसकारी और बहुत लंबे समय तक रहने वाला होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से भी भूमि प्रदूषण होता है।
अब अधिकांश परमाणु परीक्षण भूमिगत ही होते हैं, अतः उनसे निकलने वाले रेडियोधर्मी तत्व भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है, खुले रूप से परमाणु परीक्षण नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, संधि की जा चुकी है। तो कई देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित करने के लिए, आज भी परमाणु हथियारों की दौड़ में बने रहने के लिए इस प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं और इन परीक्षणों को अधिकांशतः भूमिगत क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। जब भूमि के अंदर ये परीक्षण होते हैं तो इनसे निकलने वाले अत्यधिक विध्वंसकारी, अत्यधिक विनाशकारी, अत्यधिक हानिकारक ये प्रदूषक तत्व भूमि के अंदर समा जाते हैं और बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं और बहुत ही हानिकारक भूमि प्रदूषण को जन्म देते हैं। परमाणु विस्फोट के समय होने वाला फॉलआउट में रेडियोधर्मी पदार्थ भूमि पर जहां भी गिरते हैं भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। भूमि में दबाए जाने वाले परमाणु कचरे से भी विकिरण फैलता रहता है। अब क्या होता है, जब कभी भी परमाणु विस्फोट होता है तो फॉल आउट का तात्पर्य है उससे निकलने वाले, उछलकर दूर गिरने वाले पदार्थ भूमि पर जाके गिरते हैं और जहाँ कहीं भी ये पदार्थ उछलकर जाके गिरते हैं बहुत महीन कणों के रूप में होते हैं। इनकी आयु बहुत लंबी होती है और लगातार इनसे विकिरणों का रिसाव होता रहता है। ये विकिरण अत्यधिक घातक होते हैं समस्त जीव समुदाय के लिए। उस क्षेत्र की भूमि को, मृदा को ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं और लंबे समय के लिए प्रदूषित कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम परमाणु पदार्थों का प्रयोग सकारात्मक रूप में करते हैं, जैसे कि जो रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे करते हैं। रिएक्टर्स के अंदर हम परमाणु पदार्थों के प्रयोग से विद्युत निर्माण या ऊर्जा की प्राप्ति लेते हैं, पर उससे जो कचरा और अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका निस्तारण भूमि के अंदर गड्ढा खोदकर गाड़ कर दिया जाता है कई बार। पर ये पदार्थ क्योंकि ये परमाणविक पदार्थ हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, इनसे लगातार विकिरण होता रहता है और ये विकिरण उस क्षेत्र की भूमि को प्रदूषित कर देता है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको कृषि अपशिष्ट व खनन द्वारा फैलाए जाने वाले मृदा प्रदूषण पर एक लेख लिखना है। ये प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों की समय सीमा के अंदर ही देना है। इसके अंदर आपको कृषि अपशिष्टों द्वारा किस प्रकार से मृदा प्रदूषण फैलाया जाता है उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। दूसरी ओर खनन अपशिष्ट या खनन द्वारा किस प्रकार से मृदा प्रदूषण फैल रहा है इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रश्न में आपको लगभग 100 शब्दों की 2 टिप्पणियां लिखनी है। 2 भागों में करके इसका उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।